नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। राजस्थान ज्योग्राफी की हमारी क्लासेस चल रही है और इसके अंदर हम राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप को लेकर बात कर रहे हैं। हमने अब तक मरुस्थलीय प्रदेश को देख लिया, अरावली पर्वतीय प्रदेश को देख लिया और अभी जो हमारा चल रहा है वो पूर्वी मैदानी चल रहा है। इससे पहले वाली क्लास में हमने चंबल बेसिन की बात की थी और काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे से हमने समझा था। आज की हमारी क्लास होगी बनास बेसिन को लेकर। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा अपने क्लास पे आते हैं और बात करते हैं कि बनास बेसिन की विशेषता क्या है, किन जिलों में होकर गुजरती है और जिन जिलों में होकर गुजरेगी उसके आसपास के क्षेत्रों में ये अपना बेसिन बनाएगी। और बेसिन क्या होता है, तो नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है, जो चट्टानें होती है, जो सड़न गलन होती है, उनको बिछा देती है, वो एक मैदान के रूप में तब्दील कर देती है। उसको क्या बोलते हैं, हम बेसिन बोलते हैं। तो बनास का जो बेसिन कहा जाता है, काफ़ी बड़ा बेसिन बनाती है ये, और ये लगभग पूर्वी राजस्थान की तो सबसे बड़ी नदी है और पूरे राजस्थान में ही बहती है, ये नदी बाहर नहीं बहती। तो इसलिए कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान की सबसे लंबी नदी अगर कोई है जो सिर्फ आंतरिक नदी है, मतलब कि सिर्फ राजस्थान में ही बहती, तो कौन सी होगी, बनास नदी होगी। दिशा कहाँ पे है इसकी, तो ये पूर्वी राजस्थान में बहती है। और ढलान कहाँ है, जो वो सारी चीज़ अब देखते हैं हम, धीरे धीरे देखना पड़ेगा, सब एक साथ तो नहीं बता सकते। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहाड़ियाँ हैं खमनोर। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है ये नदी। खमनोर की पहाड़ियों से होते हुए ये नदी चित्तौड़गढ़ होते हुए, भीलवाड़ा होते हुए, टोंक होते हुए, करौली होते हुए सवाई माधोपुर में जाके ये मिल जाती है। जिले गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। राजसमंद 6 जिलों में ये बहती है। सिंपल सी बात है, कोई मतलब याद करने की जरूरत नहीं है किन किन जिलों में बहती है। तो एक सीक्वेंस हमारे सामने है कि राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, करौली और सवाई माधोपुर में ये बहती है। सवाई माधोपुर में जाके ये चंबल में मिल जाती है। चंबल नदी जो इधर से आ रही होती है, जो ये नदी हमारे सामने बनी हुई है, इस नदी में जाके मिल जाती है। लेकिन हमें नदियों की बात थोड़ी करनी है, कि हमको तो बेसिन की बात करनी है, यहाँ की जलवायु की बात करनी है, यहाँ की कृषि की बात करनी है, यहाँ की मिट्टी की बात करनी है, यहाँ के जो ऊंची ऊंची भूमि है इसके ढलान की बात करनी है। हमारे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ना। अब हम यहाँ पे मैदानी बेसिन में नदियाँ थोड़ी पढ़ने बैठेंगे क्या, तो वो चीज़ है हमारे सामने। अब देखना यहाँ पे, ये तो मोटे मोटे तौर पे बात हो गई। लेकिन अगर बात करें ना बेसिन की, तो ये 12 या 13 जिलों में इसका बेसिन बनाती है। 12 या 13 जिलों में। अब कैसे बनाती है, राजसमंद में ऊंचाई ज्यादा है, तो राजसमंद के आसपास के क्षेत्रों में तो ये बेसिन नहीं बना पाएगी। लेकिन जैसे ही ये नदी आगे बढ़ेगी तो उदयपुर में चली जाएगा, इसकी मिट्टी उदयपुर तक पहुंच जाएगी, चित्तौड़ तक पहुंच जाएगी, थोड़ी बहुत प्रतापगढ़ तक पहुंच जाएगी। इधर भीलवाड़ा में जाएगी तो इसके जो आसपास के जो जिले होंगे, इधर कोटा हो गया, ठीक है, इधर टोंक हो गया, टोंक बूंदी हो गया, तो ऐसे क्षेत्रों में ये फैलती जाएगी। जब आगे बढ़ेगी तो इधर जयपुर हो जाएगा, तो जयपुर में चली जाएगी। तो जब कभी बाढ़ आती है, जब कभी बहाव तेज होता है, तब ये क्या होती है, मिट्टी दूसरे राज्यों में भी, जिलों में भी चली जाती है। तो ऐसे जिले हम जब देखते हैं ना, तो ये 12 या 13 जिलों में अपना बहाव क्षेत्र बनाती है। ये बात तो हो गई कि बहाव क्षेत्र कैसा है, मतलब कि बेसिन किन किन जिलों में फैला हुआ है। तो लगभग 12 से 13 जिलों में इसका बेसिन फैला हुआ है। बात करें अगर यहाँ की मिट्टी की, इस बेसिन के अंदर मिट्टी कैसी है, मिट्टी का अलग टॉपिक पढ़ेंगे, काफी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बेसिन के हिसाब से हमको समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अरावली की उत्पत्ति के लिए हमने बहुत बार बात की है, फिर भी यहाँ पे जानना जरूरी है कि जब अरावली का निर्माण हो रहा था ना, जब अरावली बन रही थी, तब हमने देखा था कि वहां पे जो पेंजिया था, उस पेंजिया के अंदर दरारें थी, इस तरह दरारें थी इस तरह। इन दरारों में क्या कि पानी चला जाता था। अब समुद्र था, लहरें उठती थी, चारों तरफ पृथ्वी के समुद्री समुद्र, पूरा चारों तरफ पानी फैला हुआ है, ज्वार भाटा आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कभी ज़्यादा तेज धूप पड़ती, ठीक है, तो वो जो भी क्रियाएं हुई हो, उनके कारण क्या होता है कि इन चट्टानों में पानी चला जाता था। अब ये तो बात है 3.5 अरब साल पहले की। हम तो बात कर रहे हैं ना अभी हमारे बेसिन की। ये मैदान का निर्माण तो अभी जब उपमहाद्वीप से टकराया भारत तब हुआ था ना। तो ये बात तो, लेकिन ध्यान रखना कि चट्टानों का निर्माण तो पहले ही हो रहा था, क्योंकि अरावली की उत्पत्ति तो पहले ही हो चुकी थी। तो आगे समझना इस चीज को कि हमने इस क्षेत्र की बात करनी है, ना कि अरावली की। लेकिन मिट्टी का जो निर्माण होगा ना, किसमें, पूर्वी भाग में, वो निर्माण किससे होगा, वो निर्माण होगा अरावली की चट्टानों से, वहाँ के पेड़ पौधों से, वहाँ के जो सड़ जाते हैं ना पदार्थ, जो भी पदार्थ, उनसे, वहाँ से निकले हुए लावा से, और चट्टानों के बीच में जो मौजूद होंगे तत्व खनिज, उनसे,
धूल से, जो उड़ उड़ के धूल अरावली पे जम गई होगी, जो मरुस्थल से आई होगी उड़ उड़ के अरावली के ऊपर वो जम गई होगी, वो कहीं ना कहीं बह के फिर कहाँ पे चली गई होगी, इस मैदान पे। तो उनकी बात करनी है, तो वही चीज देख रहे हैं हम। जब पेंजिया था और जब अरावली का निर्माण हो गया था पेंजिया के अंदर, जब हम देख लिया था अरावली पड़े थे, तब पेंजिया दो भागों में टूटता है। फिर अफ्रीकन प्लेट दक्षिण में जाती है, एशियाई प्लेट उत्तर में जाती है, जैसे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड हो गया। उसके बाद अफ्रीकन प्लेट से एक प्लेट टूटती है, वो भारतीय उपमहाद्वीप, मतलब कि 33 सागर एशियन प्लेट से टकराती है और फिर निर्माण होता है भारतीय उपमहाद्वीप का और हिमालय के साथ। उसी हिमालय से नदियां बह बह के आती है और इस निर्माण का कहीं ना कहीं भाग का निर्माण करती है, पूर्वी भाग का। ठीक है, यह तक तो हमें पता है। अरावली का क्या काम है इसमें मिट्टियों को लेकर? तो जब मानसून आता है ना, बंगाल की खाड़ी का मानसून हो गया, अरब सागर का मानसून हो गया, तो ये जो चट्टानें होती है ना, मैंने बोला था इस दरारें थी पहले, तो जो दरारें मौजूद थी ना, तो कहीं ना कहीं हल्की हल्की दरारें अरावली की इस क्षेत्र में भी मौजूद थी। जब इसका निर्माण हुआ, काफी बड़ा था, बड़ी थी अरावली, तो उसी चट्टानी भाग में पानी पहुंचता रहा। पानी पहुंचता रहा तो उससे क्या हुआ कि जो लोहे का तत्व था ना अरावली के अंदर, भरमार है लोहे की, तो जो तत्व है लोहे वाला, इसी तत्व में ये पानी पहुंचता रहा, तो इस हिस्से में हमको लोहा ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे जो ग्रेनाइट की चट्टानें हो गई, तो इसमें मतलब ग्रेनाइट हो गया, नेस्ट हो गई, इस तरह की चट्टानें मिलती है अरावली के अंदर। तो इन चट्टानों में क्या है कि मतलब लोहे की भरमार रहती है, भरपूर मात्रा मिल जाता है। तो इस लोहे पर इस पानी के द्वारा जंग लग गया, और जंग लगने के बाद आपको पता है कि मिट्टी का कलर कैसा हो जाता है, या तो लाल हो जाता है या हल्का पीला हो जाता है, लाल या पीला। इसीलिए बनास की नदी के द्वारा बह के आने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? लाल पीली मिट्टी। और इसी लाल पीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? भूरी मिट्टी। लाल पीली जब मिल जाती है ना, तो भूरा रंग भी हो जाता है, तो भूरी मिट्टी कह देते हैं। ठीक है, इसी भूरी मिट्टी में उपजाऊ कण ज्यादा होते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि ये अभी पास में ही बह रही है नदी। तो हम जब बात करेंगे ना मेवाड़ के मैदान की, अब मेवाड़ का मैदान बीच में कहाँ से आ गया, तो ध्यान रखना कि राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इसी मैदान को बोला जाता है पीडमांड का मैदान। क्यों बोला जाता है? अरावली की कोड़ में है ये, मतलब कि अरावली की जड़ में है, तो कहीं ना कहीं पहाड़ों के पेड़ के रूप में, पहाड़ों के पेड़, ध्यान रखना, पेड़ अपने पेड़ होते हैं, वो पहाड़ों के पेड़ के रूप में इस हिस्से को देखा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है पीडमांड का मैदान। ये तो फैक्ट है जो हमने समझ लिया कि क्यों कहा जाता है, पहाड़ों के पेड़ है इसलिए पीडमांड, लेकिन इसी को कहा जाता है मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान। एक और कहा जाता है खेराड़, खेराड़ मैदान। ठीक है, क्यों कहा जाता है खेराड़ और मेवाड़ का मैदान? इसी लाल पीली मिट्टी के कारण और इन्हीं क्षेत्रों के कारण इसको कहा जाता है, जो भी प्रक्रिया हमारे सामने होती है। लेकिन ये समझाने से पहले आपको ये जो चीजें हमने, उपजाऊ मिट्टी, लोहे के तत्व और उत्पत्ति, एक बार ये मैप बना के अच्छे से क्लियर लिख लेना, जो भी आपको समझ में आया हो। उसके बाद हम इन मैदानों को आगे देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो जाएगी फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आगे हमको मालपुरा का मैदान, करौली का मैदान, एक ही है वो, और ये देखना है। इसलिए एक बार मैप को अच्छे से बना लो, नदी में बेसिन बना लो आप, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है। आराम से उतार लेना मैप को, क्लास को रोक के हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे कैसे नदी बनाना आप, और जो हमने जिले लिखे, लेटर लिख देना, RCBTKS, सिर्फ लेटर, क्योंकि नदी अलग से पढ़ने वाले हैं। और अभी तो बनास बेसिन को वापस पढ़ना है हमको, बनास बेसिन, चंबल बेसिन जो भी पढ़ रहे हैं उनको पढ़ना है जिले बनाकर, कि कौन सा जिला है, ताकि तभी तो हमें समझ में आएगा ना कि ये नदी, हाँ इन जिलों से तो बह रही है, लेकिन इनका बेसिन कहाँ पे बन रहा है। अभी मैं आपको बता तो दूंगा कि भीलवाड़ा में बनता है, जयपुर में बनता है, इधर चित्तौड़ में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में बनता है, लेकिन हिस्से कौन से हैं, किस दिशा में बन रहा है, वो तो नहीं पता है ना हमको। तो इसका विस्तार हमको एक बॉक्स बनाकर, जैसे कि क्षेत्र का, और उस बॉक्स में जिले रखेंगे कि हाँ इस जिले में ये नदी का बेसिन पहुंच सकता है, तभी हमको वास्तव की स्थिति पता चलेगी माही नदी की, बनास की और चंबल नदी की, कि किस तरह है।
अभी तो हम एक मतलब कि अब्राहम लिंकन ने कहा था ना कि एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दीजिए, मैं 4 घंटे धार मजबूत करने में लगाऊंगा। तो वो धार ही मजबूत कर रहे हैं, वही समझ लो आप, मतलब कि अब्राहम लिंकन की ही बात मान रहे हैं अभी हम। आगे बढ़ते हैं हम। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे वो, और उन्होंने ही ये व्यवस्था लागू की थी कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों को, मतलब कि आज जो हमारे लिए जो व्यवस्था बनी हुई है ना सरकार की, गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, कि लोगों से ही टैक्स लेके लोगों के लिए उसका यूज़ कर रही है। अब आपको भी पता है कि किसके लिए यूज़ कर रही है, लेकिन मानना पड़ेगा, संविधान में लिखा है तो कि लोगों के लिए यूज़ कर रही है। आगे बढ़ते हैं अब। ये तो हो गई बात के किस किन जिलों में बहती और लाल पीली मृदा है, लेकिन क्या इसमें जलोढ़ मिट्टी नहीं हो सकती है क्या? जलोढ़ मिट्टी नहीं हो सकती है क्या? तो हो सकती है। पिछली क्लास में जलोढ़ मिट्टी के निर्माण को लेकर हमने हल्का सा देख लिया था कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो कैसे होता है एक बार आपस देख लेते हैं। सारी चीजें आप जो भी आपको मंगरों में मिल जाए, जो पर्वतों में मिल जाए, यहाँ पे चाहे पेड़ हो, कंटीले पेड़ पेड़ हो गए, चाहे चट्टाने हो गई, चाहे पत्थर हो गए, चाहे धूल हो गई, चाहे गैसें हो गई, जो भी चीज आपको मिल जाए, लिक्विड हो गया, चाहे जो भी चीज, जैसे प्लास्टिक जैसे तत्वों को छोड़कर, जो मतलब कि मिट्टी में मिल नहीं पाते, आसानी से घुल नहीं पाते, इन चीजों को छोड़कर जो भी हो गए, सबकी सड़न गलन होने के साथ नदी का जो बारिश होती है तो उसके बहाव के साथ वो सारी चीजें आगे आगे बढ़ जाती है और मिश्रित होने लगती है और एक मिट्टी का रूप ले लेती है। जैसे कि लाखों करोड़ों साल तक पेड़ दफन रहे तो क्या हुआ, उनका तो बुरादा हो गया होगा ना, बिल्कुल ही। जैसे हम कोई खाद बनाते हैं, जैविक खाद बनाते हैं हम, तो आप देखना 3 या 4 महीनों में जो आप भारी भारी जो चीजें डालते हो ना, जो गोबर हो गया, जो जो भी चीज आप उसके अंदर डालते हो, जो पत्ते हो गए, पेड़ पौधे, उन तने हो गए, जब भी उनको काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों करके आप उसको डाल दो और 1 साल तक उनको रख दो खाद बनाने के लिए। और जो भी आप की वो जो कीटनाशक जो भी यूज करते हो ना, दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, कीड़ों की बात कर रहा हूँ, जो भी यूज करते हो आप डाल दो, 1 महीने 1 साल के अंदर आप देखना पाउडर कर देंगे उसको। तो यहाँ पे जो, यहाँ तो करोड़ों सालों की बात है ना, मतलब लाखों सालों की बात है उपमहाद्वीप बनने, तो 50 लाख की बात करते तो 10-15 लाख तो मान ही लो ना साल। तो इतने सालों में इन चीजों का निर्माण हो रहा है, तो मिट्टी कितनी खतरनाक बनी होगी यहाँ पे। और वही मिट्टी फिर बारिश के पानी के साथ टूट टूट के आगे बढ़ती है। अब वही मिट्टी चट्टानों का रूप ले लेती है, लेकिन उसमें पोषक तत्व तो खत्म थोड़ी हो जाते हैं क्या, वो तो बने रहेंगे ना। तो जब बारिश होती है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है और घर्षण होता है, अपरदन होता है, और वो आगे बढ़ती रहती है। तो जलोढ़ मिट्टी प्लस लाल पीली मिट्टी, दोनों मिट्टियां इन क्षेत्रों में अपना फैलाव करती है। ठीक है, कहाँ तक? मेवाड़ के मैदान तक। आगे नहीं पहुंच पाती है क्या? आगे पहुंच पाती है, लेकिन हमको ये मेवाड़ के मैदान के बारे में पता करना है कि यहाँ कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। राजसमंद, ठीक है, खमनोर की पहाड़ियाँ शुरू होती है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में देवगढ़, भीलवाड़ा में देवगढ़, सिर्फ पीडमार का मैदान या मेवाड़ का मैदान देवगढ़ तक फैला हुआ है। लेकिन अगर खेराड़ के मैदान की बात करेंगे ना, कहाँ पे गया खेराड़, लिखा तो था हमने, लिख देते हैं यहाँ पे खेराड़। ये खेराड़ का मैदान लगभग टोंक तक फैला हुआ है और इसको माल खेराड़ भी बोला जाता है, माल खेराड़। माल और खेराड़, ठीक है, माल खेराड़ बोला जाता है क्योंकि ऊपर माल का कहाँ पे है, भीलवाड़ा में तो है ना, तो माल खेराड़ भी बोला जाता है इसको। ये कहाँ तक है, तो लगभग थोड़ा कोटा तक फैला हुआ है, सॉरी टोंक तक फैला हुआ है, कोटा नहीं, टोंक तक फैला हुआ है। तो ये क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है माल खेराड़ का। उसके बाद शुरू होती है ये चीज, ये चीज शुरू होती है, इसको बोलते हैं मालपुरा का मैदान या करौली का मैदान। कौन कौन से जिले शामिल होंगे? टोंक शामिल होगा और करौली शामिल होगा, दोनों जिले शामिल होंगे। ठीक है, यहाँ तक इस मैदान को बोला जाएगा मालपुरा का मैदान। टोंक और करौली शामिल होंगे। एक बार ये मैप बनाना, ऐसा कैसा बनाना, 2 ही जिले शामिल करना। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि ये जो सवाई माधोपुर है ना, यहाँ पे ये नदी किसमें मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें सामने निकल के आएगी हमारे सामने, यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनेगा, चंबल का, सीप का और बनास नदी का। ये तीनों नदी यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाते हुए किसमें मिल जाएगी, चंबल में मिल जाएगी। स्थान कौन सा होगा, तो सवाई माधोपुर का रामेश्वरम स्थान पर त्रिवेणी संगम मिलेगा। हमारा पहला संगम बना है यहाँ पे अभी तक, क्योंकि ये 2 बड़ी नदियों के द्वारा बनाया जा रहा है, इसलिए हमने सहायक नदियों की बात नहीं की क्योंकि हमको नदियाँ पढ़नी है। करौली के मैदान की हमने बात की कि यहाँ तक है। अब देखना यहाँ पे एक चीज और, ये जो ऊंचाई मिलती है ना हमको, 150 से 300 मीटर तक ऊंचाई मिलती है। मतलब उल्टे लिखना रहा, 300 से 150 मीटर। तो उल्टे क्यों लिखे हमने,
क्योंकि ऊंचाई इधर से शुरू हो रही है, इधर से खत्म हो रही है। तो 300 मीटर की ऊंचाई मिल जाएगी लगभग, और 150 की। किन किन भागों की? मैदानी भागों की बात कर रहा हूँ। जैसे ये ढलान वाला क्षेत्र ना, ढलान ऐसे खत्म हो रही है तो लगभग 150 तक पहुंच जाती है, 300 से शुरू होती है। लूनी नदी की क्या देखा था हमने? सेम स्थिति वही है। कहाँ से निकलती है? मुंगेर की नाग पहाड़ियों से। लगभग जब शुरुआत में होती है लगभग 300 मीटर की ऊंचाई होती है, जब वो मतलब कि ढलानी भाग में जाती है, और उसके बाद 150 मीटर की स्थिति हो जाती है। तो वही स्थिति यहाँ पे बन रही है। इससे पता चलता है कि लगभग अरावली की जो स्थितियां है वो दोनों तरफ सेम ही है, हमारे सामने लगभग सेम ही है। तो इससे हमको एक चीज तो समझ में आ रही है कि अरावली का कटाव इधर से भी हो रहा है और इधर से भी हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। और यही कारण है कि हम ये कहते हैं कि मरुस्थल पहले जंगल में था। मतलब पहले जंगल था, और कहीं ना कहीं वहां पे बारिश हो रही थी, भरपूर बारिश। तो कैसे पता चल रहा है? अगर बारिश नहीं होती ना इधर, तो इधर चीजें कठोर होती जाती, और इसका कटाव नहीं हो पाता। कटाव क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इधर तो बारिश ही नहीं हो रही ना, कटाव कहाँ से होगा? जब बारिश होगी, नदियां होगी, तभी तो कटाव होगा ना। तो कहीं ना कहीं एक स्थिति हमारे सामने ये भी हमने निकाल ली कि मरुस्थल पहले जंगल था। कैसे पता चलता है? कि अरावली का दोनों तरफ से कटा हुआ है। और दूसरी चीज कैसे पता चलती है? क्योंकि हमने इधर भी जो नदी देखी था, लूनी नदी, उसकी भी ऊंचाई लगभग हमको यही मिल रही है जो यहाँ पे राजसमंद के बाद ये नदी जो बह रही है इसकी मिल रही है। ठीक है। मालपुरा और करौली के मैदान में और मेवाड़ के मैदान में क्या अंतर है? जलवायु को अगर देखें तो अंतर सेम है। अंतर सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। अंतर यह है कि यहाँ पे आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी है, नवीन मिट्टी है, तो इस क्षेत्र में तो अच्छा फैलाव कर देगी, अच्छी तरह से फैल जाएगी। ठीक है। लेकिन ये जैसे टोंक और करौली में पहुंचेगी ना, इसकी जो उपजाऊ जोपन होता है ना, उपजाऊपन, कमी आ जाएगी। कमी कैसे आ जाएगी? तो जो तत्व होंगे ना, अच्छे तत्व, वो कहाँ पे? यहीं रह जाएंगे भीलवाड़ा तक। यहाँ पे ऊपर माल का आ जाएगा, जमीन थोड़ी ऊपर उठी हुई है, उससे क्या होता है कि ज्यादा फैलाव इधर इस हिस्से में होने लगता है, आगे नहीं पहुंच पाती है चीजें। ठीक है, आगे नहीं पहुंच पाती है, तो उससे क्या होता है कि जो जलोढ़ मिट्टी है ना, उसके जो तत्व, मिट्टी तो पहुंचेगी जलोढ़ मिट्टी, लेकिन उसके तत्व कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन यहीं से आने वाली जो दूसरी सहायक नदियां हैं, वो ये काम पूरा कर देती है, और वो जलोढ़ मिट्टी लेके आती है। तो कोई ऐसा खेती पर असर नहीं पड़ता है। अगर ठीक ठाक खाद वाद देंगे तो यहाँ पे कृषि अच्छी हो जाएगी। इसलिए कृषि में कोई मतलब यहाँ पे डिफरेंट नहीं आता है हमारे सामने। जो फसलें यहाँ पे उगा सकते हैं वही यहाँ पे उगा सकते हैं। लेकिन करौली और सवाई माधोपुर के अंदर बीहड़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो उन्होंने मिट्टी का अपर्दन काफ़ी जोरदार तरीके से किया है। उस अपर्दन के कारण यहाँ पे थोड़ी भूमि मतलब उपजाऊपन कम है। और यही था मतलब बेसिन, हमारा जो बनास बेसिन है, समझने के लिए फालतू में ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करते हैं और देख लेते हैं, और कुछ अगर इसमें मिल जाए तो 45,833 वर्ग किलोमीटर का इसका बेसिन है। लेकिन नहीं देखना है अभी इनको, क्योंकि नदियों में बेसिन, बराव क्षेत्र, अलग अलग चीज़ें होती है, सब देखना पड़ेगा हमको इसलिए। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी है, दो, दो यहाँ पे भी मिल जाएगी, यही लाल पीली मिट्टी यही मिल जाएगी, यही जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगी, भूरी मिट्टी इनको ही कहा जाता है। राजस्थान का मतलब कि धान का कटोरा कह सकते हो आराम से। और देखिए लगभग 70% पूरे राजस्थान में 65 से 70% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। तो आप देखिए कि अरावली के इस तरफ काफी कम खेती कर पाते हैं, लेकिन इस तरफ ज्यादा खेती कर पाते हैं। और दूसरी चीज अगर हमको देखें ना, यहाँ पे तो पॉपुलेशन देखें तो 39% जो लोग रहते हैं ना, वो इसी क्षेत्र में रहते हैं, बस इतने से क्षेत्र में। हाड़ौती को छोड़ दो, अरावली को छोड़ दो, और इसको छोड़ दो, तो ये सब मिलाकर 61% जनसंख्या बनाते हैं। और ये अकेला इतना सा छोटा सा क्षेत्र ये कितनी जनसंख्या रखता है अपने साथ? तो ये कितनी? 39%। तो सबसे ज्यादा अगर जनघनत्व कहीं मिलेगा तो कहाँ पे मिलेगा आपको? पूर्वी प्रदेश में मिलेगा। ठीक है। इसका क्षेत्रफल लगभग 23% हमारे सामने है, कि 23% क्षेत्रफल में 39% जनसंख्या निवास करती है, मतलब कि डबल हो रही है, थोड़ी सी कम हो रही है। यहाँ पे 60-61% क्षेत्रफल रखता है मरुस्थल, जनसंख्या कितनी? बस 40%। ये कितना क्षेत्रफल रखता है? ये क्षेत्रफल रखती है अरावली लगभग 9%, जनसंख्या कितनी? बस 10%। हाड़ौती का पठार कितना क्षेत्रफल रखता है? 6.89%, जनसंख्या ठीक ठाक है, यहाँ पे 11% चली जाती है। तो ये स्थिति ठीक है और ये स्थिति ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि खेती के मामले में, कृषि के मामले में अगर कोई पठार आएगा ना, तो वो हाड़ौती का पठार होगा। काफी जो भयंकर खेती होगी यहाँ पे, अफीम हो गई, कपास हो गई, मूंगफली हो गई, काफी ज्यादा। कारण क्या है कि पूरा पठार लावे से निर्मित है, काली मिट्टी से निर्मित है। इसमें खेती नहीं करनी पड़ेगी हाड़ौती के पठार में। जब हम पढ़ेंगे तो खेती तो करनी पड़ेगी, जुताई नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो काली मिट्टी होती है ना, उसमें दरारें पड़ने लगती है अपने आप ही। तो हम बिना जुताई किए भी बो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जुताई तो करनी पड़ती है।
चीज़ें हैं, देखेंगे आगे। बनास बेसिन कैसा लगा आपको? ठीक ये स्थिति थी। उसके बाद बाणगंगा बेसिन है, बाणगंगा बेसिन को देख लेते हैं हम तो। छुट्टी आज खत्म करते हैं इसको। एक बार जो करौली का मैदान ये बना दो और फिर बाणगंगा बेसिन को देख लेते हैं। एक बार जो भी आपको चीज़ और एक्स्ट्रा लगी हो लिख लेना, बाकी गाइडों में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, पर एक बार मैप को जरूर बनाना और चीज़ें लिखना, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। आराम से बनाना आप मैप, आराम से बनाना, हर एक चीज़ को देखते हुए जाना, लिखते हुए जाना, अपने माइंड से सोचना कितने फैक्ट आप बना सकते हो, फिर ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम। मिटा रहा हूँ मैं, रोक लेना क्लास को, बना लेना। बात करते हैं बंगा सॉरी बाणगंगा बेसिन को, इसके लेकर कोई खास नहीं है। खास क्या है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ही होती है। क्वेश्चन पूछ ले आप पे तो हो गया, पूरे टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले तो। इतना पढ़ा हमने, चंबल पढ़ लिया, बनास पढ़ लिया, माही पढ़ेंगे, और टॉपिक अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया तो, और गाइड में देखना 3 लाइनों से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो हमको तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यह है बेराट की पहाड़ियाँ, जयपुर में, विराटनगर सॉरी बेराट स्थान है, विराटनगर पहाड़ियाँ जयपुर के अंदर। अगर ये इसकी बात करें ना हम, तो लगभग 727 मीटर ऊंचाई मिलती है यहाँ पे। कितनी? 727 मीटर। किसकी? इस पूरे क्षेत्र की, जयपुर क्षेत्र की, जयपुर की जो पहाड़ियाँ ना उसकी बात कर रहा हूँ, विराटनगर की पहाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ। विराटनगर की पहाड़ियों की तो आपको 400 की लगभग ही ऊंचाई मिलेगी, 400 ही मिलेगी ना, 430 लिख रखा है इसमें, हाँ लगभग 430 मान लो, 400 से 430 की ऊंचाई मिलेगी आपको। कहाँ पे? इन पहाड़ियों में, विराटनगर की। लेकिन पूरे जयपुर की कितनी मिल जाएगी? तो एवरेज आपको 727 मिल जाएगी। अब देखिए कि यहाँ से जो पानी है ना, वो कहाँ पे होके, यहाँ पे होके जाएगा, यहाँ पे होके फिर इस नदी में जाएगा। फैलाव कहाँ पे? तो जयपुर हो गया, दौसा हो जाएगा और भरतपुर हो जाएगा, इन तीनों क्षेत्रों में। तो भरतपुर के अंदर एक अजान बांध मिल जाएगा आपको इस नदी पर, और रामगढ़ बांध जयपुर में मिल जाएगा जो पानी की व्यवस्था करता है। अब इसमें एक चीज और हमको याद आ गई, क्या वो टोंक है ना, टोंक के अंदर बिसलपुर बांध बना हुआ है, काफी बड़ा बांध है, और वो पूरे जयपुर के लिए पानी की सप्लाई करता है। किसके लिए? जयपुर के लिए। अब आप देखोगे जो जयपुर इधर बना दिया, तो वो जब हम जिले बनाएंगे ना तो उसमें आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी हमको एक धार मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। जब जिले बनाएंगे तब आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी कि जयपुर के अंदर किस तरह पानी पहुंच रहा है। तो 430 मीटर और 727 मीटर, तो 727 मीटर तो जयपुर की एवरेज ऊंचाई हो जाएगी, और 430 मीटर विराटनगरी पहाड़ियों की। यहीं से निकलती है बाणगंगा नदी, 3 में होके जाती है, और ये फतेह मतलब कि यूपी में फतेहाबाद स्थान है एक, वहां पे जाके मिल जाती है, ठीक है वहां पे। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे भी एक चीज आती है हमारे सामने। ये स्थिति 430 मीटर की यहाँ से निकली ऊंचाई हो गई, लेकिन यहाँ पे जो ऊंचाई मिलेगी आपको 160 मीटर मिलेगी। इसकी देखिए आप, बनास की 150 मीटर से कम होती जा रही है, ये 160 मीटर कहीं ना कहीं प्लस होती जा रही है। कारण यही बनती है कि ऊंचाई थोड़ी हल्की बढ़ जाती है इधर। बढ़ने के कारण देखो, ये नदी है ना, बह के जा रही है, भराव क्षेत्र लेके जाएगी। जब मिट्टी बिछाएगी ना तो कहीं ना कहीं भूमि को थोड़ा ऊपर उठा देगी। उठाने के कारण क्या होगा कि ये नदी अपना भराव क्षेत्र का पानी आगे लगभग नहीं पहुंचा पाएगी। कारण, अगर तेज बारिश हो गई यहाँ पे बारिश जो होती है वो 90 सेंटीमीटर पहुंच जाती है, 60 से 90 सेंटीमीटर। किसके अंदर? जयपुर के अंदर ठीक ठाक बारिश हो जाती है यहाँ पे। तो जब ठीक ठाक बारिश हो जाएगी, अच्छी बारिश हो जाएगी, तब तो ये नदी यूपी तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब तेज बारिश नहीं होगी तो ये नदी क्या होगी? भरतपुर में लुप्त हो जाएगी। कारण समझना, इन नदियों के द्वारा यहाँ पे मिट्टी बिछा दी जाएगी, ये नदी इसी मिट्टी में लुप्त हो जाएगी। कारण है कि यहाँ पे नमी की मात्रा लंबे समय तक बनी रहती है, काफी लंबे समय तक, और काफी अच्छी फसलें यहाँ पे पैदा की जा सकती है, ठीक है। इसीलिए इस पूरे भूभाग में काफी अच्छी फसलें पैदा की जा सकती है। कारण बनता है कि मिट्टी में जो नमी की मात्रा होती है वो काफी समय तक बनी रह सकती है। मरुस्थल में तो आप पानी डालोगे सूख जाएगी, क्योंकि वो अंदर चला जाएगा। यहाँ पे अब मिट्टी नमी धारण करे हुए रखती है, ठीक है, पूरे एरिया में, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी मिट्टियों का मिश्रण हमको मिल जाता है। अब हम लाल बिल्ली मिट्टी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सारी मिट्टियां मिलेगी आपको, काली मिट्टी यहाँ पे मिलेगी, सारी मिट्टियां मिलेगी यहाँ पे। चित्तौड़गढ़ में अफीम की खेती हो रही है, चित्तौड़गढ़ टच है किसके? एमपी के, वहां पे अफीम की खेती हो रही है, काली मिट्टी शानदार होती है उसके लिए। तो हो रही है ना। अब
हाड़ौती के पठार के लिए कहा जाता है वहाँ पे काली मिट्टी मिलती है, तो यहाँ पे क्यों मिल रही है फिर? तो वही चीज़ें हमारे सामने, ठीक है। तो बाणगंगा नदी, और यही कारण है इसको क्या कहा जाता है, इसको रुंडित नदी कहा जाता है, रुंडित नदी। अब एक फैक्ट और निकलता है, इसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, अर्जुन की गंगा। अब क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्जुन ने बाण मारा था यहाँ पे महाभारत काल में, और उसको प्यास लग रही थी तो अर्जुन ने बाण मारा था, और फिर वो नदी प्रकट हो गई थी। तो ये तो देखो कल्पना है, लेकिन हमारे को ध्यान रखना है कि रुंडित नदी का कहने का कारण क्या है। तो ये नदी कभी कभी क्या होता है कि ये यूपी में नहीं पहुंचती है और यहीं लुप्त हो जाती है, इसका पानी कहाँ पे चला जाता है, तो इन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों के अंदर चला जाता है, लेकिन नमी काफ़ी समय तक बनी रहती है। तो ये था बाणगंगा बेसिन, जयपुर की बैराट पहाड़ियों से निकलती विराटनगर की। और जलवायु कैसी, बारिश की हमने बात कर ली कि वर्षा किस तरह होती है, और इस पूरे क्षेत्र की वर्षा लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। दक्षिणी भाग में बारिश ज़्यादा होगी, जैसे उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, सिरोही हो गया, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी। झालावाड़ हो गया, कोटा, बारा, बूंदी, इस क्षेत्र में ज़्यादा, कोटा तो छोड़ दो, हाँ, झालावाड़ हो गया, बारा, इस क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होगी। कोटा हाड़ौती का ही हिस्सा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, क्योंकि यहाँ पे अरब सागर की भी बारिश होती है और बंगाली खाड़ी बारिश होती है। तो वो तो हाड़ौती का पठार जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी माही के मैदान को लेकर। काफ़ी बड़ा मतलब चीज़ है यहाँ पे, काफ़ी सारे हमको अलग अलग चीज़ें चेंजेस बहुत मिलते हैं ना इसमें, माही के मैदान में अलग अलग नाम काफ़ी दिए गए, तो उनको अच्छे से समझना पड़ेगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है।